ठीक है, सिंपल डिवाइड किया इसीलिए ताकि आपको कैलकुलेशन में जो है वो कंफ्यूजन ना हो, वरना रैशनल फॉर्म में थोड़ा सा फिर लेंदी हो जाता है प्रोसेस, तो इसलिए इसको इजी रखा है। लेकिन अभी आप इसमें एक चीज और नोट करना कि अभी 1/r की वैल्यू आई है, सिर्फ r की वैल्यू नहीं आई, हमें सिर्फ r की वैल्यू चाहिए, तो हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो r12 इज इक्वल्स टू 1/8.3। ठीक है, तो अब आप 1/8.3 करोगे 0.12। ठीक है, r1 into r2 over r1 plus r2, r1 plus r2, और हाँ, आप उस तरह से भी कर सकते हो, आप उस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि बाकी सबके लिए जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए इजी रहे, इस वजह से सिंपल मेथड से सॉल्व किया है। और आप इसको मतलब पूरा एलसीएम लेकर पहले उसको रैशनलाइज फॉर्म में सॉल्व कर लोगे, तो ये r1 r2 ऊपर ऐड अप हो जाएंगे, नीचे इनका एलसीएम r1 r2 हो जाएगा, तो वो r1 plus r2 ओवर r1 into r2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप उसे रेसिप्रोकल कर लो, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी चॉइस है। मतलब आप ये कह रहे हो कि हम अगर इसे ऐसे लिखते हैं 1/r12 इज इक्वल्स टू, अच्छा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपकी चॉइस है, आप जैसे आपको इजी लगती है ना आप कर सकते हो, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके लिए, बस मैथमेटिकल लॉजिक से ही यूज कर रहे हो आप, और कोई बस प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये इस तरह से बन गई इक्वेशन, अगर हम पूरा एलसीएम लेते हैं इसे, और अगर हम इन वैल्यूज को फ्लिप कर दें, ठीक है, इसे भी फ्लिप कर दें, इसे भी फ्लिप कर दें, तो बेसिकली वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। तो ये फाइनल इक्वेशन आपके पास इस तरह से बनेगी, r12 इज इक्वल्स टू r1 into r2 डिवाइडेड बाय r1 plus r2। ठीक है, तो आप चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो जिस तरह आपने वो चैट में कहा, ठीक है, ये भी सही है। और अदरवाइज आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी इसका यूज कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की है इसकी। ठीक है, बाकी पार्ट देखते हैं इसका। अच्छा, तो इसमें आपको आंसर मिल गया 0.12। और एक चीज और आपको, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कि जो फाइनल रिजल्ट होगा वो सारी इंडिविजुअल वैल्यू से सबसे कम आएगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर आपने दो रेजिस्टर्स को ऐड किया, R1 और R2, तो इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों की वैल्यूज में मिनिमम 0.2 था, और आपके पास आंसर उससे भी छोटा आया 0.12। ठीक है, तो ये चीज भी आपके पास क्लियर हो गई। अच्छा, ये तो आ गया R12 का आंसर। ठीक है, अब R3 की बारी है। अब R12 ना बेसिकली कंबाइन हो गया, कंबाइन होने के बाद ना ये सर्किट इस तरह से शॉर्ट हो जाएगा, मतलब अब ये सर्किट बस इतना सा रह गया, क्योंकि आपने इन दोनों को कंबाइन करके एक नया रेजिस्टर बना दिया R12, जिसकी कंबाइन रेजिस्टेंस आपको 0.12 मिल रही थी। ठीक है, अब जो R3 है, R3 के साथ R12 का लिंक सीरीज में है। ठीक है, तो अब हम R12 और R3 का लिंक सीरीज में करेंगे। 0.12 प्लस 0.20।
ठीक है, इन्हें एडअप करना है तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नहीं, रीड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपको इसलिए बताया ताकि आपके माइंड में बाद में क्वेश्चन ना हो कि इसमें हमने अब दो क्यों कर दिए, तीन थे हमारे पास तो ये दो क्यों रह गए। तो वो बेसिकली जो कंबाइन होते जाते हैं उनको आप एक बनाते जाओ। ठीक है, अभी तो तीन है, कभी कभी ऐसा होता है कि चार पांच रजिस्टर भी आएंगे, तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे होगा। तो ये आ गया आपके पास फिलहाल फाइनल आंसर 0.32। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन। अभी फर्स्ट टाइम था इसलिए थोड़ा डिटेल में समझा दिया, फिर ये कि आप जब खुद भी ट्राई करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, पार्ट बी जो है उसमें आपके पास लिखा हुआ है द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सप्लाई इज इंक्रीज्ड सो दैट द करंट इन द लैम्प इंक्रीजेस। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया, करंट भी जो है वो इंक्रीज हो गया। सो स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प, स्टेटमेंट और उसकी एक्सप्लेनेशन। तो आपने जो है वो सप्लाई का वोल्टेज बढ़ाया है, और वोल्टेज बढ़ाने के बाद जो है करंट भी जो है वो इंक्रीज हो गया। अब वो कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस पे क्या चेंज आएगा ये आपने बताना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा और उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपने लिखनी है। ठीक है, इसके लिए आपको सर्किट अगर देखना है मैं सर्किट दिखा देता हूँ, ताकि आपको अगर कोई रेफरेंस लेना हो उसमें से। ये आ गया आपके पास पूरा सर्किट। अच्छा, अब आपने देखो वोल्टेज बढ़ाया ना, तो वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ेगा। और अब ये फिलामेंट लैंप इसमें जो लगा हुआ है, ठीक है, तो लैंप का तो काम यही है कि आप जैसे ज्यादा वोल्टेज दोगे तो ज्यादा हीट अप होगा, ज्यादा टेम्परेचर उसको मिलेगा। ठीक है, तो फिलामेंट में यही होता है बेसिकली कि अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आएगी इंक्रीज वाली, ठीक है, तो स्टेटमेंट में आप ये लिखोगे कि रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। कुछ पूछ रहे हो आप? और स्टेटमेंट में आप ये सिंपल बताओगे कि जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज हो गया। क्योंकि जब करंट इंक्रीज हो रहा है ना, तो करंट इंक्रीज होने का मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब वो तेजी से फ्लो करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, इस वजह से। और टेम्परेचर ऑफ लैम्प इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन का पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके अलावा भी आपको इस तरह क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक करना चाह रहे हो उसके लिए आप टर्म लिख दो, सर्च में आपको वो मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी फिलामेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन हाँ इसमें ये पूरे तीन लैंप्स लगे हुए हैं। ठीक है, मैं आपको ये मेंशन कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर ग्रुप में। तो आप ये क्लास के बाद ट्राई करना, अगर किसी आपकी कोई और क्लास नहीं है इसके बाद, उससे होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। ये क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ।